नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 21 अप्रैल 2022। आज हम लोग देख लेते हैं कि द हिंदू के समाचार पत्र में कौन कौन सी मुख्य समाचार ऐसे थे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो सत्र को शुरू करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन सी न्यूज पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली जो न्यूज है वो है आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम से जुड़ी हुई। हाल ही में राष्ट्रपति ने इसको अपनी अनुमति प्रदान कर दी थी, जिससे ये अधिनियम बन चुका है। तो इसके कौन कौन से प्रावधान हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एकदम सिंपल शब्दों में टू द पॉइंट चीजें बताऊंगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बदलते रिश्तों के बारे में, वो हम लोग चर्चा कर लेंगे। तीसरा विज्ञान से रिलेटेड टॉपिक है, जेम्स वेब टेलीस्कोप से जुड़ा हुआ। चौथा है आईएमएफ ने नई रिपोर्ट निकाली है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो इसमें भारत के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में क्या चीजें आईएमएफ ने कही हैं वो देख लेंगे हम लोग। लास्ट टॉपिक है आईपीसीसी की एक नई रिपोर्ट आई है, जिसमें इन्होंने गंभीर चेतावनी देते हुए ये बोला है कि भाई 2050 तक समुद्र का जो जल स्तर है वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि जितने ये तटीय देश हैं उनके मुख्य मुख्य जो शहर हैं उनके जलमग्न होने की जो है वो स्थिति आ जाएगी, उनके ऊपर संकट आ जाएगा। तो आज की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हमारी खबर है वो आपको द हिंदू के पृष्ठ संख्या 8 पर मिलेगी, जिसका संबंध सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र से है, जिसमें हम लोग शासन व्यवस्था और संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। और संविधान में भी किसके बारे में चर्चा करेंगे? मौलिक अधिकारों के ऊपर। क्या हुआ, हाल ही में राष्ट्रपति ने एक विधेयक को अपनी अनुमति दे दी, अपनी स्वीकृति दे दी। उसको बोला गया आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक। इसमें देखिए जो मुख्य मुख्य बातें हैं मैं वो आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज इसमें ये आपको जाननी है कि जो पुलिस हो और जो जेल के अधिकारी होते हैं, इनको पहली बार इस अधिनियम में यह अधिकार दिया गया है कि भाई ये क्या कर सकते हैं, ये अपराधियों का रेटिना स्कैन और आइरस स्कैन, ये दोनों ही स्कैन जो है हमारी आंख से संबंधित होते हैं। इसमें मशीन के द्वारा हमारी जो आंख है उनका स्कैन करा जाता है, जिससे कि आंख से पहचान हमारी स्थापित कर दी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति का जो रेटिना स्कैन होता है वो एकदम यूनिक होता है, एकदम एक दूसरे से अलग होता है। इस वजह से पहली बार इस अधिनियम में क्या करा जा रहा है कि पुलिस और जेल अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है। इससे पहले एक अधिनियम था जिसको बोलते हैं कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 में। उसमें केवल और केवल अगर पैरों के निशान की बात करें या हाथ के निशान फिंगरप्रिंट की बात करें तो यही दो अधिकार मिले हुए थे कि भाई अपराधियों का ये जो डेटा है, इस टाइप की जो इंफॉर्मेशन है, ये आप अपने पास स्टोर कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो। परंतु इस बार क्या हुआ है कि इस बार इस चीज को बढ़ा के रेटिना और आइरस पे कर दिया गया है। अब इसको ये लोग स्टोर भी कर सकते हैं और समय आने पर इसको अगर कोई एनालिसिस करना चाहता है, कोई एजेंसी उसके बारे में अध्ययन करना चाहती है तो वो भी ये लोग कर सकते हैं। अब देखिए मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं कि इसको रेटिना को, आइरस स्कैन को ये लोग संग्रहण करके रख सकते हैं। तो ये कौन रखेगा, कौन अपने पास इतना बड़ा डेटाबेस कौन बनाएगा, ये किसकी ड्यूटी है? तो ये ड्यूटी है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की। एनसीआरबी क्या करेगी, ये जितने भी नमूने हैं या जो भी सिग्नेचर हैं तो वो सारा अपने पास रखेगी। तो ये आपसे पूछ सकता है प्रीलिम्स में कथन के तौर पे, क्या एनसीआरबी के पास ये अधिकार है या एनसीआरबी को काम सौंपा गया है? तो ये बिल्कुल सत्य है। अच्छा, ये पूरा जो अधिनियम है ना, ये किस मंत्रालय के अंदर में आ रहा है? तो वो गृह मंत्रालय, याद रखिएगा, ठीक है। तो गृह मंत्रालय के अंडर में ये अधिनियम आ रहा है। देखिए मैंने आपको बताया कि उंगलियों के जो निशान होते हैं या हथेली के जो निशान है, पैरों के निशान पहले से ही थे। फोटोग्राफ की बात कर लें, आइरस और रेटिना स्कैन की बात कर लें, सिग्नेचर की बात कर लें, जो भी अपराधी है उसका एक अपना हस्ताक्षर होता होगा, जो भी अपराधी है उसकी एक हैंडराइटिंग होती होगी, लिखावट होती होगी, वो किस तरीके से लिखता है। तो ये सारी जो नई चीजें हैं वो जोड़ी गई हैं इस अधिनियम में। अब देखो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। 1920 वाला जो अधिनियम था उसमें केवल हाथ और पैर की बात हो रही थी। 2022 में अधिनियम आया, उसमें क्या कर दिया गया, आंख को जोड़ दिया गया, हस्ताक्षरों को जोड़ दिया गया, उसमें हैंडराइटिंग को यानी कि लिखावट को जोड़ दिया गया। ऐसे याद कर लो इसको। बार बार एक आर्टिकल आपके सामने आएगा, आर्टिकल 20(3). आर्टिकल 20(3) क्या है हमको पता है, ये मौलिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। और जैसे ही कोई हमसे ही छीनने की कोशिश करता है हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो आर्टिकल 23 है क्या? आर्टिकल 23 कहता है आत्म अभिशंसन का सिद्धांत। आत्म अभिशंसन का सिद्धांत, इसमें यह कहता है कि भाई किसी भी व्यक्ति को उसके विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, ना ही उस पर कोई दबाव बनाया जाएगा। वो चाहे तो अपने विरुद्ध गवाही दे और चाहे तो ना दे, ये उसका एक मौलिक अधिकार है। अब देखते हैं इसकी चर्चा हो क्यों रही है। यहां पर दो इंपॉर्टेंट केस हैं जिनके बारे में हम लोग जान लेते हैं संक्षिप्त रूप से, जिससे कि ये जो आर्टिकल है पूरी तरीके से आपके दिमाग में एकदम बस जाएगा। देखिए हुआ क्या, इसके पहले एक केस आता है नंदिनी सतपथी के नाम से। नंदिनी सतपथी के नाम से इसमें क्या हुआ, एक अपराध हुआ,
उस अपराध का जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो जो नंदिनी है इनको बोला गया कि आप पुलिस थाने आइए और इनसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जब नंदिनी पुलिस स्टेशन गई, पुलिस ने इनके सामने कुछ प्रश्न रखे कि भाई इनका उत्तर आपको देना है। तो वहां पर इन्होंने वो उत्तर देने से मना कर दिया। इन्होंने बोला कि भाई मेरे पास मेरा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार 20 का 3। ये मौलिक अधिकार मुझे मेरे विरुद्ध या कोई भी उत्तर देने के विरुद्ध, कुछ भी गवाही देने के विरुद्ध मेरा हमको संरक्षण प्रदान करता है। तो जब ये केस नंदिनी से सतपथी का केस गया सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको सही करार दिया कि हां, पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। आपको अपने लेवल पर जो साक्ष्य जुटाने हैं वो जुटाइए, जो स्वेच्छा से बताना चाहती है ये वो बताएं, आप इन पे दबाव नहीं बना सकते। दूसरा केस आता है बॉम्बे बनाम काठी कालू का। बॉम्बे बनाम काठी कालू में हुआ क्या ना, यहां पर एक अपराध हुआ, उस अपराध का जांच चल रही थी, तो पुलिस ने काठी कालू को बोला कि हमें आपका अंगूठे का निशान चाहिए, थंब इंप्रेशन चाहिए। यहां पर इनसे अंगूठे का निशान मांगा गया। काठी कालू भी समझदार थे, इन्होंने भी बोल दिया कि भाई हमारे पास है क्या, आर्टिकल 20 का 3, तो आप मुझसे, ये मेरा मौलिक अधिकार है, तो आप मुझसे अंगूठे का निशान नहीं मांग सकते। क्यों? ये तो मेरे विरुद्ध ही गवाही देने के लिए आप कह रहे हैं, ये तो मेरे से मेरे साक्ष्य मांग रहे हो, और मैं चाहूं तो दूं, चाहूं तो ना दूं। तो ये केस भी सुप्रीम कोर्ट के पास गया। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक बहुत ही अलग सा निर्णय दिया। उन्होंने ये बताया कि जो भी ये अंगूठे का निशान होता है या जो लिखित दस्तावेज होते हैं, जो कुछ भी लिखित जो गवाही होती है, अंगूठे का निशान हो गया, पैरों का निशान हो गया, ये लिखित गवाही होती है, ये गवाही के तौर पे इसको वर्गीकृत नहीं करा जा सकता। इसको गवाही के तौर पे इसका वर्गीकरण नहीं करा जा सकता, इसलिए इसको गवाही नहीं माना जा सकता। जब इसको गवाही नहीं माना जा सकता तो ये 20(3) के अंडर में आता नहीं है। जब 20(3) के अंडर में आता नहीं तो ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। इसका मतलब कि आपको अपने अंगूठे का निशान देना पड़ेगा। तो अब यह चीज याद रखिएगा कि जो अंगूठे का निशान होता है वो पुलिस मांग सकती है और कोई भी व्यक्ति उसको देने से मना नहीं कर सकता। यह कौन से केस में आया है? बॉम्बे राज्य बनाम काठी कालू के केस में। दूसरा एक केस आता है सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य में भी जब पुलिस जांच कर रही थी अपराध का, तो सेल्वी से बोला गया कि भाई आपका हमको क्या करना है, नार्को टेस्ट करना है ना, या पॉलीग्राफ टेस्ट करना है। नार्को टेस्ट में क्या है कि तरह का केमिकल होता है, शरीर के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है, जिससे वो जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा बेसुध अवस्था में हो जाता है। ये जब केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि भाई बिना व्यक्ति के परमिशन के, बिना उसके कंसेंट के, जब तक व्यक्ति हामी नहीं भरेगा, आप ना ही उसका नार्को टेस्ट कर सकते हैं, ना ही उसका पॉलीग्राफी टेस्ट कर सकते हैं। तो यह निर्णय आया सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य में। तो अभी आपको यह पता लग रहा होगा कि 20(3) में जो सुरक्षा मिलती है वो किसके विरुद्ध मिलती है। अब देखिए, जब ये सारी चीजें चली आ रही थी ना, तो अब देखिए है क्या, कोई भी अपराध हो जाता है तो उस अपराध का पता लगाने के लिए जो भी जांच एजेंसियां होती हैं, पुलिस होती हैं, वो अपनी भरपूर कोशिश करती हैं कि किसी तरीके से त्वरित समय में एक तो जल्दी कार्रवाई हो और जो दोषी है उसको पकड़ा जा सके। तो इन दोनों चीजों, ये अगर हमारा लक्ष्य है कि हमें जल्दी केस को सॉल्व करना है, दूसरा हमें जो सही अपराधी है उसको पकड़ना है, तो हमें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का, तकनीक का यूज करना पड़ेगा। तो उस तकनीक की डिमांड के कारण ये जो अधिनियम है वो आया। अब इस अधिनियम के आते ही जो था वो चर्चा शुरू हो गई कि भाई ये तो आर्टिकल 20(3) का उल्लंघन करेगा, ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन करेगा, ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन करेगा। तो इतने सारे आर्टिकल, इसके ऊपर दोषारोपण जो था वो होने लग गया। इस बात से मना नहीं करा जा सकता कि ये इन तीनों आर्टिकल्स का, इन तीनों अनुच्छेद का विरोध नहीं करता है, परंतु इसमें साफ साफ प्रावधान है। प्रावधान क्या है? इसमें यह बोला गया है भाई कि जो भी डेटा जो है वो लिया जाएगा ना, जो भी सूचना ये ली जाएगी, चाहे वो उंगलियों के निशान हो या हथेली के निशान हो या कोई भी आयरस या रेटिना स्कैन हो, इसका जो यूज है वो केवल अपराध को जांचने के तौर पे, अपराध को जांचने के तौर पे किया जाएगा। इसके अलावा इसका कोई और दूसरा उपयोग नहीं किया जाएगा। ये साफ साफ इस प्रावधान में लिखा हुआ है। यहां पर क्या है, अब देखिए, एक इसमें यह आया कि भाई आप तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को आप अरेस्ट करोगे, पुलिस अरेस्ट करेगी या कोई भी जांच एजेंसी अरेस्ट करेगी और उससे बोलेगी कि अपनी इतनी जो व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन है उसको आप हमको दीजिए। तो इस प्रावधान में यह भी लिखा गया कि कुछ अपराध होते हैं जो गंभीर अपराध नहीं है। जैसे मान लीजिए चक्का जाम वाली बात हो गई, कोई राजनीतिक पार्टी है, उसका जलूस निकल रहा है, तो कुछ व्यक्तियों ने रोड को जाम कर दिया, है ना, तो रोड को
क्लियर करने के लिए, है ना, सड़क को साफ करने के लिए पुलिस अगर क्या करती है, ऐसे व्यक्ति को पकड़ लेती, तो ऐसे व्यक्ति को क्या अपराध है, ये उसको क्या सजा मिलेगी? 1 महीने तक सजा मिलेगी, है ना, या कुछ जुर्माना देके उसको छोड़ देगी। किसी ने कोई बाइक चुरा ली, किसी ने कोई साइकिल चुरा ली, तो ये सब कोई गंभीर अपराध नहीं होते हैं। तो जब ऐसे अपराध होंगे ना, तो इसके लिए हमें ऐसे जैविक नमूनों की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर भी उन्होंने ये कारण दिया कि जो अपराध गंभीर होंगे, केवल उन अपराधों के लिए हमें ये जैविक नमूने चाहिए होंगे, बाकी अन्यथा किसी अपराध के लिए ये चीज नहीं चाहिए होगी। दूसरा, यहां पर एक प्रावधान यह भी बताया गया कि भाई जो किशोर होते हैं, जो 18 वर्ष से कम के हैं, तो वो अगर किसी अपराध के तौर पे गिरफ्तार करा जाता है, तो वो तो अभी किशोर अवस्था में, तो क्या उनका भी ये जैविक नमूना लिया जाएगा? तो यहां पर साफ साफ बोला गया है कि उनका एफआईआर तो केवल कब होगी, जब जघन्य अपराध होते हैं तब उनकी एफआईआर होती है। अदरवाइज क्या है कि अगर उन्होंने कोई छोटा मोटा अपराध करा है, अपराध वो करते हैं, तो वो किशोर न्याय अधिनियम तो 2015 के अंतर्गत उनका क्या होगा, उसको एक डायरी में लिख लिया जाता है ना, एक डायरी में लिख के, और जो किशोर न्याय बोर्ड है अपने पास जो है वो नोट कर लेगा कि भाई ये फलाना जो व्यक्ति था, फलाना जो किशोर था, इसने ये छोटा सा अपराध करा, उसको हमने डायरी में लिख लिया, उसके खिलाफ एफआईआर भी नहीं होगी। जब वो किशोर कोई जघन्य अपराध करेगा तब उसके खिलाफ एफआईआर होगी। ठीक है, तो इसमें एक और प्रावधान भी आया है कि भाई ये जो कानून है वो किन व्यक्तियों पर लागू होता है। तो इसमें यह बताया गया है कि उन व्यक्तियों की जो श्रेणी है वो 3 श्रेणियां हैं। एक वो व्यक्ति के ऊपर लागू होगा, पहले किसी भी कानून के तहत, दंडनीय अपराध के तहत उसको दोषी ठहराया गया और वो जेल जा चुका है, तो अगर दोबारा वो व्यक्ति वही अपराध करता है, वो इस अधिनियम के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस अधिनियम में जितनी सूचनाएं हैं वो उसको देनी पड़ेंगी। दूसरा क्या है कि कुछ संदिग्ध अपराधी होते हैं या आदतन अपराधी होते हैं, मतलब कि जैसे मान लीजिए किसी ने कोई बाइक चुराई, उसने अब बाइक चुराई कोई इतना जघन्य अपराध नहीं था, उसको जो भी 4 महीने 5 महीने 6 महीने की सजा थी वो हो गई, जुर्माना लग गया, उसको जेल से छोड़ दिया गया। अब वो लगातार अगर यही अपराध करता रहता है, वो इस अपराध में संलिग्न रहता है, या उसके ऊपर कोई पुलिस जो है वो शक करती है कि भाई ये ऐसा दोबारा भी अपराध कर सकता है, तो ये जो वर्ग होता है इसको भी इस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया। तीसरे वो व्यक्ति हैं, किसी अपराध में जब गिरफ्तार हुए थे ना, तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने वो अपराध करा, मगर वो उस अपराध में किसी ना किसी संबंध में संलग्न थे, उस अपराध के संदर्भ में। ठीक है, या निवारक निरोध की बात करें तो ये तीसरी कैटेगरी है। तो ये 3 कैटेगरी के जो लोग हैं वो इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। अब क्या सरकार द्वारा कोई अन्य पहल इसके लिए करी जा रही थी? हाँ, तो ये है अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली। ये एक ऐसी प्रणाली थी जो ई गवर्नेंस, यानी कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो कंप्यूटर है, इनके माध्यम से ये एक एकीकृत प्रणाली, एकीकरण मतलब है कि देश भर के जो पुलिस स्टेशन है, बड़े बड़े पुलिस स्टेशन, वो सब एक साथ जुड़े हुए थे। कोई भी चोरी होती है या कोई भी व्यक्ति का गुमशुदा होता है, तो उसके बारे में ये लोग तुरंत एक दूसरे को इस ई गवर्नेंस के थ्रू एक दूसरे को सूचना पहुंचा के और उस व्यक्ति तक पहुंच सकते थे। परंतु ये जो सिस्टम था ना, ये सिस्टम बहुत सीमित है। सीमित कैसे है कि जैसे बात करी जाती है खोए हुए या चोरी हुए जो मोबाइल फोन है, इनके बारे में बात कर ली जाए, लापता व्यक्तियों के बारे में बात कर ली जाए, कोई बहुत जघन्य अपराध हुआ है जहां पर बहुत ज्यादा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है, जहां पर रेटिना स्कैन की आवश्यकता है, वो इस प्रणाली में नहीं मौजूद था। तो इस वजह से ये अधिनियम जो था वो लाना पड़ा। तो मैंने ये आपको सरल शब्दों में इस अधिनियम के बारे में चर्चा करी कि इसके क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं और क्या क्या इसमें जो डिसएडवांटेज हैं इसके। चलिए बढ़ते हैं हम अगली न्यूज पर, जो कि आपको प्रश्न संख्या 8 पर मिलेगी, जिसका संबंध सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र से है। यहां पर 2 देशों की बात हो रही है, एक तो है पाकिस्तान और दूसरा है अफगानिस्तान। देखिए संदर्भ यह था कि पाकिस्तान ने कुछ मिसाइल से फायर किया अफगानिस्तान में। ठीक है, अगर इसको मानचित्र में आप देखोगे तो ये पाकिस्तान ऐसे पड़ेगा और यहां पर अफगानिस्तान आपको देखने को मिलेगा। तो इन दोनों की सीमा रेखा पर एक संगठन है, उसका नाम है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी शॉर्ट में बोलते हैं, तहरीके तालिबानी पाकिस्तान। अब देखिए, वैसे तो तालिबान को पाकिस्तान बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। आपने सुना भी होगा कि जब 15 अगस्त में संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना, अगस्त 2021 में, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह स्टेटमेंट दिया था, तालिबान है उसने अपनी दास्तान की जंजीरें, दास्तान का मतलब है कि जो दास बने हुए थे इतने सालों से, वो जो गुलाम बने हुए थे, तो गुलामी की जो जंजीरें थी वो तोड़ दी हैं और अब तालिबान जो है वो आजाद हो चुका है। ये स्टेटमेंट था इमरान खान का
अफगानिस्तान के तालिबान को लेकर। अब तालिबान एक्चुअली में क्या है, दो पार्ट में डिवाइड है। एक वो तालिबान है जो अफगानिस्तान को और पाकिस्तान दोनों को सपोर्ट करते हैं। एक वो तालिबान का ग्रुप है जो पाकिस्तान को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, इनके विरोध में रहता है। क्योंकि जब भी पाकिस्तान जो है वो पश्चिमी देशों की तरफ इनका झुकाव बढ़ता है, ये दूसरे देशों की तरफ हेल्प मांगने जाते हैं, तो ये चीजें, ये नीतियां इस वाले तालिबानी ग्रुप को पसंद नहीं है। और वही कौन है, वही है टीटीपी, तहरीके तालिबान। तो तहरीके तालिबान क्या करता है, छिटपुट कार्रवाइयां करता रहता है पाकिस्तान में, कुछ हिंसात्मक कार्रवाइयां, और यहां पे सीमा के पास पाकिस्तान में ये आक्रमण करते रहते हैं। तो इसी आक्रमण में क्या हुआ था कि पाकिस्तान के कई सारे सैनिक थे इसमें हताहत हो गए। तो अभी उसी का जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने कुछ मिसाइल से फायर करा अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की सीमावर्ती क्षेत्र में। और यहां पर इन्होंने जो ये फायर करा ना, ये इनका मिसफायर हो गया। और वहां पर ऐसी रिपोर्ट पाकिस्तान के मीडिया से आ रही थी कि भाई यहां पर टीटीपी के लोग थे, उनको तो कुछ नहीं हुआ, और यहां पर जो सिविलियन लोग थे, जो आम नागरिक थे, तो 30 से ज्यादा आम नागरिकों की यहां पर मौत हो गई। 30 से ज्यादा आम नागरिक जो था वो इस पाकिस्तान की मिसाइल फायरिंग में मर गए। तो अभी इसको लेके अफगानिस्तान बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। अफगानिस्तान का यहां पर अफगानिस्तान ने ये तक पाकिस्तान से कह दिया कि भाई अगली बार अगर आपने ये जो एयर स्ट्राइक आपने करी है, ये मिसाइल का फायर अगर आया, तो फिर इसके अब जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। जहां ये यहां पर देखिए चेंज्ड सिचुएशन, इस हेडिंग से द हिंदू में आर्टिकल निकला। मतलब एक समय ये था जब इमरान खान पर उसको बोल रहे थे कि आप गुलामी से आजाद हो चुके हैं, तो बहुत सारी चीजों में इनकी हेल्प करता है। मगर अब एक मुद्दा ये आया है कि भाई जहां पर पाकिस्तान ने क्या करा है कि अफगानिस्तान पे इस तरीके का मिसाइल अटैक करा, जिसका जवाब अफगानिस्तान ने यह दिया है कि अब इसके जो परिणाम होंगे, दोबारा अगर यह चीज हुई तो वो आपके विरोध में ही होंगे। ठीक है, तो केवल ये बात थी, इस घटना को आपके जेहन में लाना था, तो इस वजह से ये जो न्यूज थी वो चर्चा में थी। ये मैंने आपको बताया, ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, बाकी स्टोरी आपको पता चली गई होगी। अगला जो आर्टिकल है वो आपको मिलेगा द हिंदू के पेज नंबर 9 पर। यह सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न पत्र से जुड़ा हुआ है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में। अगर इसके अंदर भी इसका उपवर्ग देखेंगे तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी संबंधित है। और यह किससे संबंधित है, जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है उससे संबंधित। अब देखिए जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है उसको देख लेते हैं, इसके बारे में क्या चीजें बोली जा रही हैं। नासा की हब्बल टेलीस्कोप है ना, हब्बल दूरबीन जिसको बोलते हैं, हब्बल टेलीस्कोप अभी भी ये अपना काम कर रही है। तो हब्बल टेलीस्कोप का जो रिटायरमेंट यानी कि इसका जो रिटायरमेंट है वो बहुत जल्दी, इसका समय आने वाला है 2030 तक अप्रोक्सीमेटली। ये जो टेलीस्कोप है, दूरबीन जो है, ये अपना काम करना बंद कर देगी। तो कोई ना कोई तो ऐसी दूरबीन चाहिए जो इससे भी ज्यादा पावरफुल हो, और जो काम हब्बल कर रही है वो तो करे ही करे, और इसके अलावा और भी सारे काम करे। तो इस वजह से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST जिसको बोलते हैं, वो अंतरिक्ष में भेजी गई। और ये इसको बोला जाता है कि अंतरिक्ष में भेजी जाने वाली सबसे बड़ी टेलीस्कोप है। देखिए यहां पर नासा की बात करें, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात करें और कैनेडियन स्पेस एजेंसी की बात करें, ये तीनों स्पेस एजेंसियों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट में काम करा है। इस प्रोजेक्ट को अगर बात करें ना तो 10 बिलियन डॉलर यानी कि अगर इंडियन रुपीस में निकालें तो 75,000 करोड़ रुपए, इतना महंगा प्रोजेक्ट है ये। तभी इसलिए 3 जो देश थे वो इसमें एक साथ आए हैं। सबसे बड़ी खास बात इसकी ये है कि ये इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। जो हमारी हब्बल टेलीस्कोप थी, ये हमारी यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन होती है, ये इस पे काम करती थी। अब जो ये हमने टेलीस्कोप भेजी है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये क्या है, ये इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पे काम करती है। देखिए ये इस टेलीस्कोप का मुख्य काम क्या होगा, इस टेलीस्कोप का मुख्य काम ये होगा कि जो ये हमारा अंतरिक्ष आज हम लोग देखते हैं, इन सब का निर्माण हुआ कैसे था। इन सब का निर्माण हुआ था बिग बैंग थ्योरी से। तो बिग बैंग थ्योरी में हमको पता है एक सूक्ष्म पार्टिकल था, अचानक से उसमें विस्फोट होता है और जो पदार्थ है वो चारों तरफ फैल जाता है। पदार्थ फैला, प्रकाश फैला, 2 चीजें फैली। तो ये जो टेलीस्कोप है बेसिकली ये क्या करती है, जो पुरानी चीजें, पुराने कोई भी ग्रह होंगे या क्षुद्र ग्रह होंगे या अंतरिक्ष में कोई भी पिंड होगा, तो ये उससे निकले हुए प्रकाश का अध्ययन करेगी। हमको पता है कि जो भी हम जिन तारों का प्रकाश हम लोग देखते हैं, वो प्रकाश तुरंत का नहीं होता है, वो बहुत समय, बहुत पुराना प्रकाश है। वो उनकी सतह से चला और हमारी आंखों तक आने में उसने एक समय लिया। जो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है, इसका यूज जेम्स वेब टेलीस्कोप ऐसे करेगी कि यहां पर जो भी अंतरिक्ष में पुराना प्रकाश है, पुराना प्रकाश, उस पे ये अध्ययन करेगी। अब प्रकाश, अगर वो मान लो आज की डेट में कोई प्रकाश देखती है तो वो जाहिर सी बात है कुछ वर्ष पहले चला होगा। तो ये
ऑलरेडी पुराने प्रकाश पे अध्ययन कर रही है, तो इसका मतलब के चलने की जो आयु है वो और ज्यादा पहले की होगी। तो उससे ये पता लगाएगी कि जो बिग बैंग की जो परिघटना हुई उससे आज जो ग्रहों का निर्माण, तारों का निर्माण हुआ, उसमें जो हमारे अनछुए पहलू हैं उस पे ये चर्चा करेगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब यहां पर जैसे ये एक्सोप्लैनेट की बात आ रही है, तो एक्सोप्लैनेट यानी बहिर्ग्रह जो होता है, ये इसकी खोज करेगी, इसके अध्ययन करेगी। बहिर्ग्रह उस ग्रह को बोलते हैं, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी में क्या है, पानी है, वायुमंडल है। ठीक है, एक जो मानव है उसके लिए, उसके रहने के लिए उपयुक्त वातावरण है। तो अगर पृथ्वी की तरह का पानी, पृथ्वी की तरह वायुमंडल, पृथ्वी की तरह का वातावरण किसी और एक्स ग्रह में मिलता है, तो उस एक्स ग्रह को हम लोग एक्सोप्लैनेट या बहिर्ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक सार था। अब देखिए, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि हब्बल का जो व्यास था उसका जो 2.4 मीटर का था, जेम्स वेब टेलीस्कोप का व्यास जो है वो, जाहिर सी बात है, इसका व्यास बहुत बड़ा है। ऐसा बोला जाता है कि भाई चलिए, अभी क्या है कि इस टेलीस्कोप में एक चीज लिखी हुई है जिसको बोलते हैं सनशील्ड। इस सनशील्ड का काम क्या है, ये सनशील्ड क्या करेगी, तो ये सनशील्ड ये काम करेगी कि भाई जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो जब पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाएगी ना, तो अब सूरज का, यानी कि अगर बात करी जाए जो सौर किरणें होती हैं, तो सौर किरणें जब इस पे पड़ेंगी तो इनका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इससे सुरक्षा प्रदान करेगी। ठीक है, तो इसलिए सन शील्ड लगाई गई है। अब ये जो सन शील्ड है ना, ये क्या है, इसको बोला जा रहा है जैसे एक टेनिस का कोर्ट होता है, टेनिस देखा होगा आपने टीवी में, तो टेनिस का जो ग्राउंड बनाया जाता है, उस ग्राउंड के आकार की ये सन शील्ड बनाई गई है, ताकि किसी भी वजह से ये जो टेलीस्कोप है, जो दूरबीन है, उस पे सूरज का कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ना ही उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। अब देखो यहां पर क्या है, ये एक बार बार ये एक न्यूज आई थी L2, ये होते हैं लैग्रांज बिंदु, L1, L2, L3, L4। ठीक है, लैग्रांज बिंदु वो बिंदु होते हैं कि जहां पर दो पिंडों का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो एक दूसरे को संतुलित कर देता है। अगर बात करें, मैं बात करता हूं L1 की, तो ये है सूर्य, ये है हमारी पृथ्वी। तो इन दोनों का, अब देखिए सूर्य का जाहिर सी बात है जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, अगर जितना हम सूर्य के पास जाएंगे तो उतना बल उसका प्रभावी हो जाएगा और वो अपनी तरफ चीजों को खींच लेगा, आकर्षित कर लेगा। तो उसी प्रकार पृथ्वी की तरफ आएंगे तो पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा देगी। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों का जो गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित हो जाता है, उसको हम लोग लैग्रांज पॉइंट या लैग्रांज बिंदु कहते हैं। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप की खास बात यह है कि इसको L2 पे स्थापित करा जाएगा। यहां शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं JWT। तो ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इसको L2 में स्थापित करा जाएगा। देखिए L2 क्या है, यहां पर सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये L2 है। ऐसा क्यों करा जाएगा? पहली चीज तो सूर्य से जितना ये दूर रहे उतना अच्छा है। देखो सन शील्ड लगाई गई, बहुत अच्छी बात है, मगर इसको पृथ्वी के भी दूर रखा जाएगा, L2 लैग्रांज बिंदु पर रखा जाएगा, ताकि सन का इस पे बहुत कम प्रभाव पड़ सके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। यहां पर अगली जो न्यूज है वो हमारी आपको प्रश्न संख्या 9 पे मिलेगी, सामान्य अध्ययन 3 में आर्थिक विकास से संबंधित है। यहां पर IMF ने एक रिपोर्ट निकाली है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। इसमें बताया है कि जो रूस और यूक्रेन के बीच में अब जो लड़ाई स्टार्ट हो गई है, एक तो पहले कोरोना कोविड की वजह से जो अर्थव्यवस्था थी, जो आर्थिक विकास दर थी, वो हमारी नहीं बढ़ पाई। दूसरा, अब जो ये युद्ध स्टार्ट हो गया है, एक कोविड की 19 से एक भरपाई होनी थी, अब वो भी नहीं हो पाएगी। तो मुख्य मुख्य पॉइंट पे केवल नजर डालेंगे। इन्होंने भारत के लिए जो इनकी विकास दर है वो बताई है 8.2% रहेगी, 8.2% की विकास दर रहेगी। इसके पहले जो वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट आई थी ना, उसने बताया था कि भाई जनवरी में एक रिपोर्ट आई थी कि भारत की जो विकास दर है वो 9% रहने वाली है। तो इसको उसने कम करके क्या बोल दिया है कि अब ये केवल क्या हो जाएगी, 8.2%। ये इंडिया के केस में, इस पॉइंट को बस याद रख लेना, मेंस उत्तर लेखन में इसको आप यूज कर लेंगे। ठीक है, अब इसका जो उन्होंने कारण बताया वो यही कारण बताया कि भाई पहली चीज तो जो यूक्रेन का युद्ध हो गया उसकी वजह से, दूसरा कोविड-19 चल ही रहा था। अब देखिए हुआ क्या है, आजकल न्यूज में आप देख रहे होंगे कि कोरोना के फिर से केस भारत में भी बढ़ते चले जा रहे हैं। दिल्ली में बहुत सारे केसेस आ चुके हैं। इस तरीके से चाइना ने दोबारा लॉकडाउन की स्थिति जो है वो बना दी है। तो अब चाइना में क्या होता है, सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है, सबसे ज्यादा विनिर्माण होता है, वहां पर सबसे ज्यादा कंपनीज हैं। तो वहां पर जो भी निर्माण होता है वो पूरे वर्ल्ड में उससे सप्लाई करते हैं। तो अगर वहां पर लॉकडाउन की स्थिति दोबारा से बन जाती है तो ये चीजें फिर से बंद हो जाएंगी, चीजों का निर्माण होना फिर से बंद हो जाएगा। तो जब निर्माण होना बंद हो जाएगा तो फिर से आर्थिक विकास दर जो है देशों की गिरना स्टार्ट हो जाएगी, चीजें बनती नहीं
वस्तुएं बनती नहीं तो वस्तुओं के जो दाम होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिससे महंगाई आने के चांसेस बहुत रहते हैं। इसी को क्या बोलेंगे, मुद्रास्फीति आने के चांसेस बहुत रहेंगे। इस चीज को याद रखना। तो ये कंडीशन फिर से आने वाली है। तो इन्होंने बोला कि भारत की जो विकास दर है वो इतनी धीरे क्यों हो रही है 8.2, तो उसका रीजन है एक तो युद्ध वाला, दूसरा कोविड-19 हो गया था उसकी वजह से, तीसरा जो आने वाला लॉकडाउन है उसकी वजह से। अगर विश्व की बात करें तो उन्होंने बोला है कि विश्व की जो है वो 3.6% रहेगी। पहले इन्होंने 4.4% बोला था, इन्होंने बोला कि अब पूरे विश्व की भी घटेगी, वो 3.6 हो जाएगी। तो ये दो चीजें याद रखिएगा और ये कारण याद रखिएगा कि ऐसा इन्होंने क्यों बोला है। अब देखिए, खाद्य और ईंधन की कीमतें तो बढ़ ही रही हैं, है ना। रशिया जो है वो प्राकृतिक तेल है, जो ईंधन है, वो निर्यात नहीं कर पा रहा है। अमेरिका ने कई देशों के ऊपर यह निर्बंधन लगा दिया है कि आप भाई रशिया से तेल नहीं खरीदोगे। जो लोग खरीद रहे हैं वो तो खरीद ही रहे हैं, जो नहीं खरीद पा रहे हैं अब दूसरे किसी देश से ले रहे हैं तो वो अपने मनमाने दामों पर तेलों को बेच रहा है। देश के अंदर ही तेल महंगा आ रहा है तो जाहिर सी बात है उस तेल से बनने वाले जो भी पदार्थ होंगे, जो भी ईंधन होगा, उसके सबके प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये आईएमएफ की रिपोर्ट जो थी, मैंने आपको मुख्य मुख्य बातें सरल शब्दों में बता दी हैं। भारत के लिए उन्होंने ये भी बोला है कि भाई इससे निपटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो महंगाई है उसको कंट्रोल में रखिए। जो आप विदेशी पूंजी प्रवाह है, इस अगर ये आपके पास अच्छा फॉरेन रिजर्व रखा है तब तो अच्छी बात है, मगर नहीं तो कोशिश करिए कि एफडीआई जितनी ज्यादा से ज्यादा आ सके। ठीक है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो प्रबंधन करना है वो अच्छे से करिए। यहां पर एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में जैसा मैंने आपको बता दिया कि 2022 और 23 का इन्होंने आकलन करा है। तो अगर भारत की बात कर लें तो भारत को आप देखो, इन्होंने पहले 2021 में 8.9 बोला था, इसी को ये क्या बोल दिया, 8.2% हो गई है। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 3.8% की विकास दर बताई है। ये रिपोर्ट निकालता कौन है, ये रिपोर्ट निकालता है आईएमएफ। आईएमएफ कब बना था आपको पता है, हम लोग कई बार वेबिनार में भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि 1944 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, है ना, जो हैम्पशायर यूएसए में, अमेरिका में एक जगह है, वहां पर एक सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो उसमें आईएमएफ भी बना था, इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक भी बना था। अब देखिए आईएमएफ का मुख्य काम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सरल शब्दों में इसको समझ लो कि आईएमएफ का जो मुख्य काम होगा ना, जिस देश में आर्थिक स्थिति जो होती है वो खराब होती है तो उनकी हेल्प करता है आईएमएफ। भुगतान संतुलन की समस्याएं, मतलब आयात जो हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, ठीक है, आयात ज्यादा है और निर्यात कम है, खर्चे ज्यादा हो गए और आमदनी कम है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो भुगतान संतुलन की स्थिति है वो खराब हो जाएगी। जब खराब हो जाएगी तो उस देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। वहां पर जो आईएमएफ है वो इन देशों को क्या करता है, लोन देता है या ऋण देता है। हमेशा आईएमएफ जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वो ऐसे देशों की मदद करेगा जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। और इसका एक दूसरा पहलू यह भी हो जाता है कि जिस देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है ना, वहां पर निवेश भी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जो निवेश की कंपनियां हैं, कोई भी देश एक्स है, अगर कंपनियों को पता लगता है कि इसने आईएमएफ से लोन लिया है तो कंपनियां उस देश में निवेश करने से डरती हैं, क्योंकि कंपनियों को पता है कि आईएमएफ उसी देश को लोन देगा जिस देश की जो आर्थिक साख है वो खतरे में आएगी। तो कंपनियां अपने आप को ये जागरूकता फैल जाती है कि भाई इस देश में निवेश करने से बचना है, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में इस देश में कुछ प्रॉब्लम हो जाए। अगली जो हमारी खबर है वो आपको द हिंदू के पृष्ठ संख्या 8 पे मिलेगी। इसका भी संबंध प्रश्न पत्र 3 से है और ये पर्यावरण और आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई खबर है। आईपीसीसी ने एक रिपोर्ट अपनी पब्लिश करी है, आईपीसीसी ने, ठीक है, उसमें ये बोला है कि भाई 2050 तक पूरा विश्व है, उसमें जितने भी यहां जो आप देश देख रहे हो जो तट रेखा के पास देश होते हैं, उसमें खतरे हैं। किस चीज के खतरे? उनका जलमग्न होने के खतरे। क्यों? क्योंकि लगातार जो समुद्र है वो क्या हो रहा है, उसका जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। तो अगर वो बढ़ेगा तो जो भी तटवर्ती देश होंगे, तटवर्ती राज्य होंगे, उनको जलमग्न होने का खतरा जो है वो बना रहेगा। भारत के संदर्भ में इन्होंने एक चेतावनी दी है कि मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम और मंगलुरु, ये जो 4 राज्य हैं, इन्हीं के साथ साथ कोच्चि और तिरुवनंतपुरम, इसमें सबसे ज्यादा गंभीर आपदा के आने के चांसेस हैं। इनके ऊपर सबसे ज्यादा संकट है। सरकार को अभी से प्रयास करने होंगे कि भाई कुछ ऐसा करें जिससे कि ये जो 4-5 राज्य हैं, इनके ऊपर जो संकट है वो कम से कम हो।
ठीक है। अब देखिए समुद्र का जो जल स्तर बढ़ता है, उस जल स्तर को बढ़ने के रीजन क्या है? उसका सबसे बड़ा रीजन है जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन का मतलब है कि जो ग्रीन हाउस गैस होंगी ये बढ़ रही हैं। ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा प्रभाव कौन सी गैस डालेगी? CO2। और CO2 का जो उद्भव होता है वो कहां से होगा? वो होगा हमारे उद्योगों से, है ना? जो हमारे विद्युत संयंत्र होते हैं इनसे, जो हमारी परिवहन है इससे, पेट्रोल डीजल से, इनसे निकलती है क्या? CO2। तो जितना ज्यादा इनका यूज बढ़ेगा उतनी ज्यादा CO2 बढ़ेगी। जितना ज्यादा CO2 बढ़ेगी तो ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगी। ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगी तो जो हमारी पृथ्वी है उसका औसत तापमान बढ़ेगा। औसत तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा? ग्लेशियर जो है वो पिघलेंगे। सब कुछ फ्लोचार्ट से मैं समझा रहा हूं। ग्लेशियर क्या होंगे? पिघलेंगे। ग्लेशियर पिघलेंगे तो जो जल स्तर है वो क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। तो ये प्रक्रिया ऐसे चलेगी। तो अब आपको पता है कि जड़ कहां पर है? जड़ है ये। जितना हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को जितनी जल्दी अपनाएंगे, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इन सब ऊर्जा को जितनी जल्दी अपना सकते हैं अपनाइए। कोयले संयंत्र हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन सब से हमको स्थानांतरण करना पड़ेगा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तरफ। तब जाके जो जलवायु परिवर्तन है या जो ग्रीन हाउस गैस है इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और इसको कंट्रोल करेंगे तभी जाके कुछ चीजें जो है वो बेहतर होंगी। तो ये मेन मुद्दा था आज की इस न्यूज का जो मैंने आपको सरल शब्दों में समझाया। यहां पर वो राज्य दे रखे हैं जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई देखेंगे आप तो बहुत कम, अब धीरे धीरे वो घटती चली जा रही है ना? विशाखापट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरन, पारादीप, कोचीन। चलिए तो देख लेते हैं कि आज का जो हम लोगों ने चर्चा करी उसमें कौन कौन से मेंस के प्रश्न बन सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप जरूर लिखिएगा। आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 2022, इसका समलोचनात्मक परीक्षण आपको करना है। यानी कि आपको इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पॉइंट इसमें आपको लिखने हैं। क्या ये प्रावधान उद्देश्यों से असंगत प्रतीत होते हैं? जो मैंने आपको इसमें प्रावधान बताएं, क्या इसका जो उद्देश्य है, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? इस अधिनियम का उद्देश्य यही है कि भाई जो अपराध होते हैं तो उन अपराधों की जो जांच होती है उसमें किस तरीके से वैज्ञानिकता का हम लोग यूज कर सकते हैं जिससे कि जो जांच है वो त्वरित हो और जो अपराधी है सही अपराधी है ना, एग्जैक्ट जो अपराधी है उसको दंड मिल सके। इसका उद्देश्य यही है। तो क्या इसका उद्देश्य जो है वो असंगत है कि संगत है? क्या हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका ये उल्लंघन कर रहा है? अगर यदि कर रहा है तो किस सीमा तक कर रहा है? ठीक है, इसका उत्तर आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न जेम्स वेब टेलीस्कोप से संबंधित है। एक कथन यहां पर लिखा हुआ है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो एक नया ब्रह्मांड है। यह कथन कहां तक प्रासंगिक है, इस पर प्रकाश डालना है। तो इनको जरूर करिएगा। मैं आशा करता हूं आज का जो सत्र है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रश्न रह जाता है तो आप मेंटरशिप नंबर पर जरूर कॉल करिए। आपको यदि आज का जो सेशन है वो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिएगा। कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।